नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में सराहनीय कार्य करने वाले 3 पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पूर्ण मनोयोग व कार्य कुशलता से सराहनीय कार्य करने वाले 3 पुलिस अधीक्षक कर्मचारियों को पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को कैंप कार्यालय पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज कृष्ण कुमार गुप्ता व उप निरीक्षक इफ्तिखार अहमद थाना महाराजगंज को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमे में 24 घंटे के अंदर गुमशुदा की बरामदगी की गई, जिसके संबंध में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कंप्यूटर ऑपरेटर पंकज यादव थाना रौनापाट द्वारा आवेदिका के खाते से फ्रॉड किए गए 55,200 रुपये को गंभीर प्रयास कर वापस कराया गया, जिसके संबंध में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले कांग्रेस आजमगढ़ में प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी के अखिल भारतीय प्रवास के अंतर्गत कार्यकर्ताओं के साथ 3 अलग अलग बैठक में शामिल हुआ हूं। लगातार तीसरी बार मोदी की सरकार बनाने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। भले ही मैं एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मूल रूप से एक बीजेपी के कार्यकर्ता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अलग अलग नेताओं के लिए प्रवास बनाए हैं, उसी के क्रम में मैं आजमगढ़ यूपी में हूं। लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा प्रभारी संयोजक से लेकर अन्य लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है, जो कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है, उसका कुशलता के साथ निर्वहन कर रहा है। अयोध्या के बाद जो दृश्य बन रहा है उसे विकास का नया प्रतिमान बन रहा है। 100 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या के लिए मोदी एक चेहरा बनकर सामने आए हैं। इसलिए तब सभी तय कर चुके हैं कि लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। सभी कार्यकर्ता अपने संगठन की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं और जैसे ही लोकसभा के चुनाव की घोषणा होगी, सभी कार्यकर्ता अपने उद्देश्यों की पूर्ति में लग जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत आज आजमगढ़ में संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ 3 अलग अलग बैठकों में शामिल हो रहा हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की फिर एक बार मोदी सरकार, हम सब उसी के लिए कृत संकल्पित हैं। और कार्यकर्ता होने के नाते से मैं चाहे एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री भले ही हूँ, लेकिन मूल मेरा कार्यकर्ता भाव है। इस नाते से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कुछ प्रवास बनाए अलग अलग स्थानों पर जाने के, उसी सिलसिले में आज मैं आजमगढ़ यूपी में हूँ। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने श्रेणी सह कार्यकर्ता अपने अपने लोकसभा के अंदर जो उनकी जवाबदारी दी गई है, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक, जिला अध्यक्ष या अलग अलग श्रेणी के कार्यकर्ता, और मुझे जिस प्रकार का लक्षण दिखाई दे रहा है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारा अपना उत्तर प्रदेश का भाजपा का संगठन बहुत कुशलता के साथ अपने जो उनको उत्तरदायित्व दिया है उसका निर्वहन कर रहा है। और ख़ास हम सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तो पूरे देश को लीड कर रहा है। अयोध्या के बाद जिस प्रकार का वातावरण दिखाई दे रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनके कर्तृत्व से जनता ने न केवल उनका दिल जीता है, बल्कि सभी प्रकार के विकास की संभावनाओं के प्रतिमान बन के नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सबके सामने आया है। इसलिए पूरे देश की लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी के मतदाता सब तय कर चुके हैं कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से समय चल रहा है आज के इस दौर में, निश्चित रूप से हमारे लिए पूरे चेतना और चैतन्यता के साथ हम अपने संगठन के कामों के साथ साथ जैसे लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी, सभी राज्य और सभी राज्य के कार्यकर्ता अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगेंगे। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के अनंतपुर गांव निवासी जितेंद्र यादव का भतीजा विशाल यादव का राजकीय मेडिकल कॉलेज कांकेर MBBS में चयन होने पर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांववासियों ने विशाल यादव का फूल माला व डीजे बजाकर जोरदार स्वागत किया। इस स्वागत से अभिभूत विशाल के चाचा जितेंद्र यादव ने अखंड रामायण पाठ कर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें लगभग 2000 लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। जितेंद्र यादव ने बताया कि विशाल का MBBS में चयन होने पर हम लोगों में एक आशा और उम्मीद की किरण जगी है। विशाल यादव अब कम से कम गांव में आकर गरीब किसान मजदूर का निःशुल्क दवा आदि से सेवा करेंगे। विशाल के पिता वीरेंद्र यादव ने कहा कि बेटे की इस बुलंदी पर पहुंचने से मैं ही नहीं, पूरा गांव आनंदित और गौरवशाली है। MBBS हुए विशाल यादव ने बताया कि मेरी सफलता का श्रेय पहले मेरे चाचा जितेंद्र यादव को जाता है, इसके बाद मेरे माता पिता हैं, जो एक बट वृक्ष की तरह मेरे चाचा जितेंद्र यादव ने मुझे सहारा देकर इस मुकाम तक पहुंचाया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे चाचा जितेंद्र यादव का ही आशीर्वाद है। उन्होंने गांव की अपेक्षाओं को एक सार्थक कदम बताते हुए कहा कि निश्चित रूप से मैं वादा करता हूँ कि अपनी सेवा काल के दौरान गांव की इस उम्मीद को जरूर पूरा करूंगा। आप ये उपलब्धियां जो पाए हैं, ये इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं और कैसे कठिनाई का सामना करना पड़ा आपको, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत कम समय में आपने बड़ी ऊंची उपलब्धि पाई है।
इसका श्रेय सबसे पहले तो मैं अपने अंकल को देना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपने पापा, माता पिता, पूरे परिवार, फिर जो भी और पूरे गांव जिन्होंने भी मेरा इतना साथ दिया, मेरे कठिन समय में मेरा साथ दिया, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर कोई काम हम लोगों ने ठाना है कि हमको करना है, तो उसको भले चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मेहनत लग रही है तो हमको आगे भी उसको वो करते रहना है, कि छोड़ना नहीं है बीच में कि नहीं यार नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है, हमको मेहनत करते रहनी है। वो एक ना तो एक बहुत कम समय में, बहुत कम उम्र में आपने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ऐसे में गांव के बच्चों के लिए कोई संदेश? हाँ, मैं बस यही बोलना चाहूँगा, बाकी पूरे बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि आपको जो करना है आप उसी को सोचे करिए कि मुझे अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे कितनी मेहनत लगेगी, कितना क्या करना पड़ेगा, वो सब सोच के ही आप लाइन में आइए। और अगर सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो बिल्कुल वो सफल होंगे। पढ़ाई के लिए आप क्या क्या करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे और कैसे परिवार का कितना सपोर्ट मिलता था? पढ़ाई के लिए मैं कोचिंग के बाद 6 घंटे पढ़ता था, 6 घंटे रेगुलर हमेशा। लेकिन जब पेपर के टाइम होता था तो उसमें ऐसा होता था कि 8 से 9 घंटे इस तरीके से भी हो जाते थे। और पेपर के टाइम में ऐसा होता था कि नींद नहीं आती थी, तो उस समय इस तरीके से करता था कि जब अगर नींद आ रही होती थी तो मैं सो जाता था 2 या 3 घंटे, जितना भी नींद आई, उसके बाद फिर वापस वही रूटीन चालू होता था कि पढ़ने का। जैसे आपके चाचा और आपके महाप्रधान जी ने कहा है कि आपको यहाँ पे समय देना होगा, जी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अगर मुझे शासकीय चिकित्सा से मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है, तो ऑफ़ कोर्स सिंपल सी बात है कि मैं गवर्नमेंट के लिए ही कुछ करना चाहूँगा। तो गवर्नमेंट जैसे हर स्कीम चलाती है कि हर गाँव में जाके लोगों को देखना, उनके स्वास्थ्य के बारे में देखना और जागरूक करना किसी भी चीज़ों के बारे में, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ये सब चीज़ों जो कि ऐसी बीमारियां हैं जो कि जल्दी ठीक नहीं होती हैं, और ये सब चीज़ों के बारे में जागरूक करना, तो ये सब मैं बिल्कुल करूँगा। विद्यालय में पढ़ा है, और ये बताइए जब बच्चा पढ़ता था तो क्या लगता था कि बच्चा इतनी ऊंचाई को छू लेगा? नहीं, पढ़ने में तो बहुत अच्छा था लड़का पहले से, और पढ़ाई के माने में परिवार भी, हम जानते हैं कि जहाँ तक हमारी उम्मीद है पूरे ग्राम सभा में सबसे नंबर 1 की पढ़ाई बच्चों की है, पूरे परिवार की। बच्चा आपके विद्यालय से पढ़ के मुकाम के बच्चे के लिए कुछ कहेंगे? हम कहेंगे कि ये लड़का गांव में आवे और कुछ समय गांव में भी दे, बाकी सरकारी अपना जो है मेडिकल में दे। और इस लड़के की इतनी मेहनत पर मैं और हमारे गांव अपने परिवार की तरफ से इस लड़के को बधाई देता हूं। क्षेत्र में एक लड़का इस तरीके से मेडिकल लाइन में आया, आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, कैसा लग रहा है, इसके बारे में बताइए। ये क्षेत्र की बात ही नहीं, ये मेरा गांव है। और ये जो बच्चा हुआ है, एक गांव से बच्चा उठ करके और इतनी मेहनत करके जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल किया है, ये गांव का ही नहीं पूरे जनपद का इसने मान और सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं। हम और पूरे परिवार को अपने तरफ से, इस गांव के तरफ से इस बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस गांव से गरीबी कुबत से उठ करके इतनी बड़ी सफलता हासिल किया है। हम ये एक भावना भी हमारी है कि जैसे अभी हमारे भाई साहब ने कहे उनके चाचा कि 1 महीने में आ करके गांव से आना, ये मैं कहूँगा ये आपकी जन्मभूमि है। और इससे हमको ये लगने लगे गांव के लोगों को कि कुछ न कुछ अपने जो माध्यम से गरीबों की भला, किसी प्रकार से किसी तरह के रोग हो या परेशान हो, आप समय देंगे तो निश्चित ही हमारी गांव की जनता को लाभ पहुँचेगा। आज भैया ये किस चीज़ का प्रोग्राम आपके यहाँ का था, किस चीज़ की हुई थी और किस चीज़ का भंडारा हुआ, इसके बारे में? ये प्रोग्राम एक हमारे भतीजे हैं विशाल यादव, बड़े भाई हमारे लड़के हैं, बड़े भाई हमारे रेलवे में नौकरी करते हैं। तो बहुत मेहनत, बड़ी मशक्क़त के बाद हम लोग जो है बहुत मेहनत किए। मैं 2-2 बजे रात को उसको टेलीफोन करता था। कोचिंग कोटा में जा कर के किया, 3 साल लगातार कोचिंग किया। बड़ी मेहनत के बाद जो है उसका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। बीच में मैं सोच रहा था कि उसी समय जब रिज़ल्ट आया था, उसी समय हम लोग मिल कर के आप लोगों के माध्यम से थोड़ा सा एक हर्ष जाहिर करें। दुर्भाग्य रहा कि उस समय थोड़ा मौसम ठीक नहीं था, उस समय हम लोग नहीं कुछ कह पाए।
आज जो है उसी उपलक्ष्य में ये रामायण का आयोजन हुआ, पूजा भी हुई और हम लोग इस भंडारे का आयोजन करके ये चलाए जैसे हैं। भंडारा भी आपने किया, ये भी जी सामाजिक कार्य है। हाँ, भंडारा। और आपके भाई जी हाँ, डॉक्टर हुए हैं, वो भी एक सामाजिक कार्य जी है। हाँ, जी हाँ। तो क्या आपको क्या लगता है कि डॉक्टर होने के बाद उनका गांव से जुड़ाव बना रहेगा या मेडिकल कॉलेज में ही रह जाएगा? नहीं नहीं, इनको तो हम बताए हैं कि देखिए गांव एक अपनी पुरानी जो है, ये जहां हम लोग रहते हैं एक तरीके से पुराना वो धरोहर है और हम लोग अपने गांव से जुड़े हुए हैं, गांव से हमेशा जुड़े रहेंगे। तो हम लोग कितनों कहीं भी कुछ करेंगे, लेकिन गांव से हम लोगों का लगाव बहुत ज़्यादा है। ये है। आज आपके यहाँ विशाल भंडारा हुआ, भंडारे में लगभग कितने लोग हैं? भंडारे में तो लगभग आप मान के चलिए प्रसाद तो लगभग हजारों, 1000, 2000, 3000, 4000 शाम से ही भोजन यहाँ चल रहा है। शाम से ही भोजन यहाँ चल रहा है। जी, जैसे आप गांव से जुड़े हुए जी हाँ, हैं और आपके भाई भी गांव से जुड़े जी हाँ, जुड़े हुए हैं। जी हाँ। तो ये सही बात है कि काफी मशक्कत के बाद बहुत उसने मेहनत, ये ऊंचाई हासिल की। जी, इसके जी। लिए अपने भतीजे को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने भतीजे से ये संदेश देना चाहते हैं भतीजे को कि देखिए ऐसा गांव से जुड़े रहने की ज़रूरत है और गांव के लोगों के साथ हमेशा मिल करके जो है संबंध को चलाने की ज़रूरत है। और भतीजे से मैं बताया हूं कि डॉक्टर जहां भी तुम रहोगे, लेकिन 1 महीने में तुमको एक बार अपने गांव पे आना है। ठीक, बहुत-बहुत। आज अतरौलिया में जिला सहकारी बैंक के शाखा पर विशेष निक्षेप संचय अभियान के अंतर्गत एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक द्वारा लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही साथ कंप्यूटरीकृत बैंक में अब सभी सुविधा ग्राहकों के लिए मुहैया करा दी गई है, जिससे ग्राहकों को संतुष्टि के साथ ही सुविधा भी मिलेगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विजय बहादुर राव सचिन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला सहकारी बैंक लिमिटेड आजमगढ़ ने बताया कि जिला सहकारी बैंक लिमिटेड अतरौलिया आजमगढ़ पूर्णतः कंप्यूटरीकृत हो चुका है, जिसमें ग्राहकों को NEFT, RTGS की विशेष सुविधा दी जा रही है। वहीं ग्राहकों की जमा निक्षेप पर 7.50% आकर्षक ब्याज की सुविधा दी जा रही है। 4.3% पर किसान ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। CC लोन की 11% की ब्याज पर ऋण की व्यवस्था की गई है। CD लोन 11% ब्याज की दर पर ऋण की व्यवस्था के साथ ही वेतन भोगी ऋण की व्यवस्था 10% 70 की दर से 10.70% की दर से उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों व्यवसायी बंधु से अनुरोध है कि शाखा से संपर्क करें और विशेष लाभ उठाएं। इस मौके पर रमेश सिंह अध्यक्ष बीपैक्स, महीप सिंह सीताराम शाखा प्रबंधक, धर्मेंद्र निषाद, दीपक सिंह, राम बुझारत यादव, संजय सिंह कैसेर आदि मौजूद रहे। सर, सबसे पहले अपना पद और परिचय बताइए। मेरा नाम विजय बहादुर राव है। मैं सचिव मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला सहकारी बैंक लिमिटेड आजमगढ़। आज ये अतरौलिया में संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, ये क्या है, संगोष्ठी क्यों की गई, इसके बारे में? ये निक्षेप से संबंधित है। निक्षेप जमा संचय अभियान के तहत एक गोष्ठी का आयोजन हम लोग शाखावार कर रहे हैं। पूरे जनपद में जितनी शाखाएं हैं सब में मुख्यालय से तिथि आवंटित की गई है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज की तिथि में शाखा अतरौलिया में इसका आयोजन किया। ग्राहकों को क्या सुविधा मिलेगी, क्या ग्राहकों को जैसे हम लोग 3% ब्याज दर पर फसली ऋण की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। वेतन भोगी कर्मचारी अगर कोई है तो उसको 5 लाख तक पर्सनल ऋण की सुविधा हम लोग दे रहे हैं। छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं उनको हम उनकी हैसियत के हिसाब से उनकी लिमिट देंगे, कैश क्रेडिट लिमिट पास करेंगे। निक्षेप है तो सावधि जमा निक्षेप पर 7.65 या बचत खाते में 3% पर हम लोग छोटा छोटा निक्षेप कलेक्ट करके उसको भी व्यवसाय में ही लगाएंगे। जैसा कि यहाँ पे कई बार जिला सरकारी बैंक में अगर जो बचत खाता वाले पैसे निकालने आते थे जी, उनको कैश नहीं मिलता था, इसके लिए आप कस्टमर को क्या सुविधा देंगे? ये सर वर्तमान में आज के 2 साल पहले अभी हम जैसे पहुँचे हैं तो हमने सभी भाइयों से पूछा। 2 साल पहले हमारी स्थिति लिक्विडिटी प्रॉब्लम थी। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं था, पैसा हमारा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में विनियोजित था जो कि रिलीज़ नहीं हुआ था। लेकिन अब रिजर्व बैंक
शासन और नाबार्ड ने ऐसी व्यवस्था दे दी है कि सारा पैसा वहाँ से रिलीज हो गया है। निक्षेप जमाकर्ताओं की मांग के अनुरूप हम बराबर अब पेमेंट कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे पास कोई लिक्विडिटी नहीं है और सबको समय से भुगतान किया जा रहा है। अपने अतरोलिया का जो शाखा है उसके लिए ग्राहकों को क्या और सुविधा, कुछ नई सुविधा या ग्राहक बढ़ाएंगे, इसके बारे में? ग्राहक जैसे बढ़ाएंगे, जैसे व्यवसायी हैं दूसरी बैंक में मान लीजिए पैसा जमा करके उनको RTGS NEFT की सुविधा, अब हमारी भी बैंक वर्तमान में फुली CBS है, वो सुविधा हम सबको CBS के माध्यम से देंगे। उनका पैसा कहीं भेजना हो तो वो पैसा हम उनको RTGS NEFT करेंगे। जो करंट अकाउंट खोलेंगे क्या उनको भी कुछ सुविधा मिलेगी? यही सुविधा मिलेगी जी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जननायक राहुल गांधी के नेतृत्व में 14 जनवरी 2024 से मणिपुर से प्रारंभ होकर मणिपुर, नागालैंड, आसाम, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ होते हुए 16 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में प्रवेश कर रही है। जननायक राहुल गांधी एवं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के स्वागत में आज जिला कांग्रेस कार्यालय आजमगढ़ ने तैयारी कर बैठक की प्रदेश सचिव आजमगढ़ प्रभारी अनीश खान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जनपद आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अपने नेता के स्वागत में भारी संख्या में जनपद चंदौली में 16 फरवरी 2024 को पहुंचेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं वरिष्ठ कांग्रेसियों ने अपने शक्ति अनुसार गाड़ियों की व्यवस्था की है। आजमगढ़ से काफिला के साथ निकलने का निर्णय लिए हैं। काफिला 16 फरवरी सुबह 8 बजे से निकलेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा भारत के प्रमुख 5 न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय, जिसके माध्यम से समाज के इन वर्गों के लोगों को न्याय दिलाना है जो अब तक देखा गया है। राहुल गांधी प्रत्येक प्रांत के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं से रूबरू होकर नज़दीक से उनके दर्द को समझ रहे हैं। 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इन समस्याओं को प्राथमिक रूप से निपटारा किया जाएगा।